साथियों नमस्कार। हम लोग इस समय चर्चा कर रहे हैं ब्रह्मांड से संबंधित कुल मिलाकर के एस्ट्रोनॉमी पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आपने देखा था कि हमने पहले लेक्चर में चर्चा किया था इसमें बिग बैंग थियरी के बारे में। आपको बताया था जॉर्ज लेमेंथियर से संबंधित जो प्रमुख बातें थीं, एडविन हम्बल से रिलेटेड जुड़ी जो बातें थीं उसके बारे में बताया। उसके बाद आपको बताए थे कैसे जो है पूरा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। फिर दूसरे लेक्चर में आपको बताए हैं गैलेक्सी के बारे में, स्टार्स के बारे में, कि किस तरीके से हमारा जो सूर्य है वो गैलेक्सी के दूसरी भुजा में स्थित है, अपनी मंदाकिनी में कैसे चक्कर काट रहा है ना, अपने बल्ज की कैसे वो परिक्रमा कर रहा है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। ठीक, आज जो चर्चा का विषय है वो है सूर्य। हम लोग अपने प्यारे सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, द सन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में, सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और आज हम लोग बाल की खाल निकालेंगे, सूर्य का पोस्टमार्टम करेंगे, एक एक टॉपिक, और इसके छवो मंडल के बारे में हमको पढ़ना रहेगा, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक एक एक चीज़ों को यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे। सूर्य के डॉक्टर हो गए हैं क्या सर? नहीं, सूर्य के डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग एक एक टॉपिक को कवर करने का प्रयास ज़रूर करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं सूर्य के बारे में पहले कुछ सामान्य सी बातें, कि हमारा सूर्य कितनी आयु जी चुका है, इसकी उम्र कितनी है, और वर्तमान में अगर इसकी उम्र की बात किया जाए तो यह है लगभग 4.5 अरब वर्ष। ठीक, पहला कॉन्सेप्ट ये है इसका, इसके उम्र से संबंधित। और इसके संगठन के बारे में अगर बात किया जाए कि इसमें कौन कौन से पदार्थों का कितना अनुपात है, उसके बारे में बात करें तो आप जानते हैं अगर तारा है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रधानता होगी वह हाइड्रोजन की होगी, और उसके बाद अगर किसी की प्रधानता होगी तो वह हीलियम की होगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है? हाइड्रोजन की है। हाइड्रोजन की लगभग जो है वो 70.4% पाई जाती है। किसकी मात्रा? हाइड्रोजन की मात्रा। मैक्सिमम पार्ट जो है वो हाइड्रोजन का है, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा अनुपात में पाया जाता है वह है हीलियम, लगभग 27.6%। तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है सूर्य में? वो है हाइड्रोजन, और दूसरी कौन सी है? हीलियम। और अगर अन्य तत्वों के बारे में देखेंगे, अदर एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे, तो अन्य तत्व अगर देखेंगे यहाँ से तो मात्र 2% ही बचेंगे, क्योंकि इनका जो समेसन है, इनका जो एडिशन है वो आएगा 98%, तो बचेगा 2%। 2% में अन्य तत्वों की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से ये सूर्य का संगठन हुआ। अगर ऊर्जा स्रोत की बात किया जाए कि सूर्य में एनर्जी सोर्स क्या है, ऊर्जा स्रोत क्या है, तो हम लोग क्या बताएंगे? नाभिकीय संलयन। ये नाभिकीय संलयन क्या है तो आपको पिछली ही क्लास में बताए थे। नाभिकीय संलयन का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन जब संकेंद्रित होगा एक जगह पर, इकट्ठा होगा, तो इनके मिलने से क्या बनता है? ये हीलियम बनता है। और जब हाइड्रोजन से हीलियम बनता है, जब हाइड्रोजन से क्या बनेगा? हीलियम बनेगा, तो उस समय क्या होगा? अपार ऊर्जा रिलीज होती है, विमुक्त होती है, और इसी वजह से सूर्य क्या करता है? स्वयं का प्रकाश धारण करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखें सूर्य के ऊर्जा स्रोत के बारे में। नाभिकीय संलयन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें नाभिक संलयित होते हैं, यानी जुड़ते हैं हाइड्रोजन के नाभिक, और क्या बनता है? हीलियम बनता है, और इससे अपार ऊर्जा विमुक्त होती है। और यहीं पर बात कर लेते हैं, आपसे कुछ और बता देते हैं, जैसे सूर्य की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सन, सूर्य की त्रिज्या के बारे में। ये सारी बातें ज़रूरी हैं, हमको जानना चाहिए। इन सब टॉपिक से हम लोग भागने का प्रयास करते हैं। याद रखिएगा, जिस टॉपिक से हम जितना भागेंगे वो टॉपिक हमें उतना ही भगाएगी, इसलिए हम प्रयास करेंगे कि एक एक चीज़ के बारे में यहाँ जानें। लगभग 6,96,000 किलोमीटर जो है लंबा है, क्या त्रिज्या है सूर्य की। इस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सूर्य की त्रिज्या हो जाती है। और अगर जैसे बात करें मंदाकिनी के संदर्भ में, अपने आकाशगंगा के बारे में, तो कुछ इस तरीके से मंदाकिनी का आकार है। आपको हमने बताया था कि इसी को कहा जाता है ब्लैक होल, और इस मंदाकिनी के ब्लैक होल को क्या कहा जाता है? बल्ज कहा जाता है। और इसी के परिक्रमा कौन कर रहा है? तो हमारा प्यारा सूर्य इसकी परिक्रमा कर रहा है, घूम रहा है। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
और इसी दूसरी भुजा में स्थित है मंदाकिनी के मिल्की वे के कौन, सन, सूर्य। तो इस तरीके से ये सूर्य से जुड़ी कुछ सामान्य सी बातें हैं। हमारा सूर्य क्या कर रहा है, तो हमने आपको बताया कि जो हमारा सूर्य है यह बल्ज का चक्कर लगा रहा है, ब्लैक होल है, बल्ज का चक्कर लगा रहा है। और एक चक्कर कितने समय में लगा लेता है, तो जो सूर्य होता है वह एक चक्कर बल्ज का 25 करोड़ वर्ष में लगा लेता है। तो ये समय भी हमको याद रखना आवश्यक होता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं किसके बारे में, सूर्य के बारे में। ये सब कुछ सामान्य से फैक्ट हैं जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा पूछा गया हाइड्रोजन हीलियम, और तीसरा जो पूछा गया है वो है नाभिकीय संलयन। और पूछा जाता है क्या सूर्य भी घूम रहा है, तो हाँ सूर्य भी घूम रहा है और अपनी आकाशगंगा यानी मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है। 25 करोड़ वर्ष में एक बार यह पूरा घूम जाता है। तो इस तरीके से ये कुछ सामान्य बातें हैं। ये जो घूम जाता है एक बार 25 करोड़ वर्ष में, इसी को क्या कहते हैं, इसी को ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। क्या कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष। अब हम लोग जानेंगे इसके परतों के बारे में। सूर्य की कितनी परतें हैं, उन परतों के बारे में, और चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे एक एक बात को। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और हमारे साथ अगर आप लिखते चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इरेज करना हमारी मजबूरी है क्योंकि ये कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, ये आपको सामान्य से बोर्ड पर आपको बता रहे हैं। संसाधन भले ही कम हो लेकिन बातें जो बताई जाएंगी वो सब गंभीर रहेंगी, बृहद स्तर की बातें रहेंगी। आप लोग देख रहे होंगे कि जो टॉपिक आपको पैसा देने पर भी नहीं पढ़ाई जाती है वो आपको हम एकदम डिटेल में निःशुल्क सब कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है। बस ज़रूरत है तो आपको धैर्य रखने की। देखिएगा हम आपको बता रहे हैं किसके बारे में, सूर्य की परतों के बारे में, लेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो सूर्य की कितनी परतें होती हैं, तो हम लोग बताएंगे कि सूर्य की 6 परतें होती हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, तो सबसे पहले क्रोड, या इसी को कहते हैं क्या, कोर कहा जाता है, ठीक है। ये है सूर्य की पहली परत। दूसरी परत अगर देखेंगे तो उसको कहा जाता है रेडिएशन बेल्ट यानी रेडिएशन पेटी। आप इसे जोन बोलना चाहें तो आप जोन भी बोल सकते हैं। और तीसरा है संवहन मंडल। क्या है, संवहन मंडल, ठीक है। और उसके बाद जब चौथे मंडल पर चलेंगे तो चौथे मंडल का नाम है प्रकाश मंडल, जहाँ से एग्जाम में खूब प्रश्न पूछा गया है। प्रकाश मंडल जिसे फोटोस्फीयर भी कहा जाता है, इसको याद रखना ज़रूरी है। उसके बाद है इसी में वर्ण मंडल। क्या है, वर्ण मंडल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रोमोस्फीयर। और उसके बाद सबसे लास्ट में है क्या, कोरोना। कोरोना सबसे बाहरी परत है सूर्य की, इसी को हम लोग किरीट के नाम से भी जानते हैं। किरीट या कोरोना सूर्य की सबसे बाहरी परत है। तो इस तरीके से सूर्य की कितनी परतें, 6 परतें हैं, ठीक है। और इन्हीं 6 परतों के बारे में हम लोगों को क्या करना है, बात करना रहेगा, ठीक है। नवीन, मोबाइल चलाने से फुर्सत मिल रही है। इसमें जो क्रोड है, जानते हैं सूर्य का सबसे जो आंतरिक भाग है उसे क्या कहेंगे, उसे बोलेंगे हम लोग क्रोड, ठीक है ना। याद रखिएगा यहीं पर क्या होती है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया वो होती है, ठीक है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण परत है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है रेडिएशन बेल्ट, ठीक है। आप अगर सामान्य तौर पर बोलना चाहें तो आप जानते हैं कन्वेक्शन बेल्ट बोल सकते हैं, कन्वेक्टिव बेल्ट बोल सकते हैं, ठीक है, इसको संवहन मंडल को। और हमने बताया प्रकाश मंडल को फोटोस्फीयर कहा जाता है, वर्ण मंडल क्रोमोस्फीयर कहा जाता है, बाकी ये कोरोना या किरीट है। इन्हीं के बारे में अब हम लोग चित्र के माध्यम से एक एक बात को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये 6 जो है मंडल या परतें हैं सूर्य की। अब इनके बारे में हम लोग चित्र के माध्यम से जानेंगे कि आखिर क्या इनका कार्य है, क्या महत्व है इनका, इन सब के बारे में समझेंगे। देखिएगा
सबसे पहले अगर बात करें सूर्य की, तो सबसे आंतरिक भाग जो इसका है उसको कहा जाता है क्या, इसको हम यहाँ ना बना करके और बीच में बनाते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा बनेगा। जो सबसे आंतरिक भाग है इसी को बोलते हैं क्या, क्रोड, या इसको बोलते हैं कोर। ये सूर्य का आंतरिक भाग है। यहाँ का जो तापमान है वो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या है? केंद्रीय भाग है। यहाँ क्या होता है तो आप बताएंगे, यहीं पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। कहाँ? क्रोड में। टेम्परेचर देख रहे हैं कितना? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यहीं पर हाइड्रोजन किस में बदलता है तो हीलियम में बदलता है। और दूसरी जो पेटी है इसकी, दूसरा जो भाग है इसका या दूसरी जो परत है उसको बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं रेडिएशन बेल्ट। क्या बोलते हैं? रेडिएशन बेल्ट बोला जाता है इसको। पहला भाग क्रोड है, दूसरा भाग क्या है? रेडिएशन बेल्ट है। यहाँ से क्या निकलती हैं? यहाँ से निकलती है जैसे एक्स किरणें, ठीक है, एक्स रे, ठीक है, और यहीं से निकलती है आपकी गामा रे, और यहीं से निकलती है क्या, फोटान। जब आपसे पूछा जाए कि एक्स रे, गामा रे, फोटान का संबंध किस परत से है सूर्य के, तो आप बताएंगे सूर्य की दूसरी परत जिसका नाम है रेडिएशन परत या रेडिएशन बेल्ट, उससे सब संबंधित होते हैं, यहीं पर उत्पन्न होती है। ठीक है, और उसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण भाग है इसका, उसके बारे में आपको बताते हैं। ये तीसरा भाग है सूर्य का, इसका नाम है संवहन मंडल। क्या नाम है? तीसरा जो महत्वपूर्ण भाग है इसको कहा जाता है संवहन मंडल। संवहन मंडल। यहाँ की क्या विशेषता है? यहाँ पर जो है हाइड्रोजन की सेल पाई जाती कुछ इस तरीके से, पहले बड़े भाग, फिर छोटे भाग, फिर छोटे भाग, इस तरीके से यहाँ पर कुल मिलाकर के हाइड्रोजन के पार्ट पाए जाते हैं। इसे हाइड्रोजन सेल कहा जाता है। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन सेल। हम ऐसे लिख दे रहे हैं, हाइड्रोजन की सेल पाई जाती है। सेल ऑफ हाइड्रोजन कहाँ पाया जाता है? संवहन मंडल में। ये ऊर्जा के रूप में है, ठीक है ना। एच की सेल के जरिए ही क्या होती है, यहाँ पर ऊर्जा इकट्ठा रहती है और फिर ये ऊर्जा किधर की तरफ चलती है तो बाहर की तरफ चलना प्रारंभ करती है, कुछ इस तरीके से। ऐसे धीरे धीरे ये आगे बढ़ती है इस तरीके से ऊर्जा। तो इस तरीके से ये क्या है? संवहन मंडल। यहाँ तक तो हम सामान्य तरीके से पढ़ लेते हैं, लेकिन चौथा मंडल जो पढ़ेंगे वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आज तक आपके वनडे और सिविल में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है प्रकाश मंडल से, यानी कि फोटोस्फीयर से। तो अपनी नज़र गड़ाए रखिएगा प्रकाश मंडल पर, जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए। आइए देख लेते हैं क्या है प्रकाश मंडल। नवीन, समझ में आ रहा है? किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? प्रकाश मंडल। इसी को कहते हैं फोटोस्फीयर। ठीक, ये है प्रकाश मंडल। ध्यान समझिएगा, पृथ्वी से देखने पर सूर्य का जो भाग दिखाई देता है वो कोई और नहीं, वो यही भाग होता है। क्या? फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल। जब आप दिन में नज़र घुमाते हैं सूर्य की तरफ और देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? आपको फोटोस्फीयर दिखाई देता है। याद रखिएगा, आपको न क्रोड दिखाई देता है और ना ही इसके बाद की जो रेडिएशन बेल्ट है वो दिखाई देती है, ना तो इसमें कन्वेंशन जोन दिखाई देता है, संवहन मंडल दिखाई देता है। आपको क्या दिखाई देता है? प्रकाश मंडल, यानी कि फोटोस्फीयर। हम लिख दे रहे हैं कि यही भाग कहाँ से? पृथ्वी से दिखाई देता है। यही भाग पृथ्वी से दिखाई देता है। ठीक, कौन सा? प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। ये बातें आपको याद रखना जरूरी है। कुछ और भी खास बात है, उसके बारे में जानते हैं। वो भी किससे संबंधित है? प्रकाश मंडल से ही संबंधित रहेगी, इसी मंडल संबंधित रहेगी। यहाँ से दरअसल होता क्या है, प्रकाश मंडल से सौर ज्वालाएँ निकलती हैं।
क्या निकलती हैं? सौर ज्वालाएँ निकलती हैं और वो आगे बढ़ती हैं, जिससे ऊर्जा तो आगे बढ़ जाती है, लेकिन जो गैस होती है वो पुनः लौट करके कहाँ चली जाती है? इसी प्रकाश मंडल में ही चली आती है, ठीक है, जिससे उस भाग का ताप कम हो जाता है और इसी को सौर कलंक कहा जाता है। एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से सौर ज्वालाओं का जो प्रभाव होता है वो तो धरती तक देखा जाता है, धरती पर उसका प्रभाव दिखाई देता है। बात समझ आई? लेकिन सौर कलंक का संबंध किससे होता है? तो आप बताएंगे इस प्रकाश मंडल से होता है। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आया हुआ है, किससे? सौर कलंक से, या आप कह सकते हैं ब्लैक स्पॉट से, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे ये कोई भाग है, यहाँ से ऊर्जा निकली ऐसे, सौर ज्वालाएँ ऐसे निकलती हैं और निकलने के बाद क्या होती हैं? अब एनर्जी तो चली गई, लेकिन जो गैस हैं वो लौट करके पुनः कहाँ आएंगी? इसी मंडल में वापस चली आती हैं। तो यहाँ जो भाग बनता है इसको क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है सौर कलंक। क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है सौर कलंक। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ये है सौर कलंक। आप चाहें तो इसे कह सकते हैं ब्लैक स्पॉट, ठीक है। हम आपको पुनः बता रहे हैं, इस बात को समझिए कि प्रकाश मंडल से क्या होता है? सौर ज्वालाएँ आगे बढ़ती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं, एक्चुअल में कुछ और नहीं होती है, वो हाइड्रोजन गैस होती है ऊर्जा के फॉर्म में, ठीक है, जो बाहर की तरफ निकलना प्रारंभ करती है। तो ऊर्जा के फॉर्म में वो तो बाहर चली जाती है, लेकिन गैसेस कुछ मुड़ करके पुनः कहाँ जाती है? फोटोस्फीयर में वापस आती है। तो जिस जगह से घटना होती है ना, उसी को सौर कलंक कहा जाता है। अच्छा, इसी जगह पर कुछ और भी बातें समझना है। जैसे आप देखते हैं ना, यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है सूर्य का इक्वेटर है, व्यास, इसे सूर्य का क्या बोलेंगे? डायमीटर, व्यास ना बोल करके आप इक्वेटर बोलें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इक्वेटर के आसपास में क्या होता है ना कि सौर कलंक की घटना कुछ ज़्यादा ही आपको दिखाई देती है। कहाँ? 40 डिग्री तक। यहाँ से ऐसे जैसे लाइन ड्रा करके देखेंगे तो पूरा 40 डिग्री तक देखेंगे कि ऐसे इधर भी, और साथ में जब चलेंगे नीचे की तरफ तो इधर भी, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही 40 डिग्री पर हम देखते हैं, कितना? 40 डिग्री के कोण तक सौर कलंक कुछ ज़्यादा ही हमको दिखाई देता है। और एक बार जब सौर कलंक यहाँ से यहाँ तक बना तो पूरा समय लगता है कितना? 5.5 वर्ष। और उसके बाद वही सौर कलंक फिर से वापस आता दिखाई देता है, फिर से बनता है। इतने ही रेंज में सबसे ज़्यादा बनता है। तो जाने में और आने में पूरा कितना समय लगता है? 5.5 धन 5.5, अर्थात दोनों को जोड़ने पर 11 वर्ष आता है। तो याद रखिएगा, जो एक सौर कलंक होता है वो अपना समय जो पूरा करता है कितना? 11 वर्ष में अपना एक चक्र पूरा करता है। मेरे ख्याल से मैं ये बात समझाने में सफल रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का जो मंडल है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण मंडल कहते हैं। देखिएगा, 1 मंडल, 2 मंडल, 3 मंडल, 4 मंडल की बात हो चुकी है। अब हम लोग 5वें मंडल की बात करेंगे, जिसको क्या कहा जाता है? वर्ण मंडल कहा जाता है। वर्ण मंडल को समझे, थोड़ा सा इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, ये बात खूब एग्जाम में पूछी गई है। ये जो सौर धब्बे बनते हैं ना, सौर धब्बे पृथ्वी के वातावरण को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर जो सौर धब्बा है, सौर धब्बा पृथ्वी के वातावरण को खूब प्रभावित करता है। यहाँ तक कि भारत की क्लाइमेट, यानी कि भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। कौन? यहाँ पर जो सौर कलंक आपको दिखाई दे रहा है। क्या है इसका प्रोसेस? एक बार थोड़ा सामान्य तौर पर इसको हम दोबारा बना करके आपको समझा दे रहे हैं। देखिएगा, हम कुछ ऐसे बताना चाह रहे हैं कि ये मान लीजिए कि सूर्य का इक्वेटर है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पर मान लीजिए कि 40 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पर इन क्षेत्रों में हम देखते हैं कि सौर कलंक का प्रभाव सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक। समय तो आपको बता ही दिया हूँ। तो इस वाले भाग में यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर सोलर मैक्सिमा बनता है। क्या? सोलर मैक्सिमा, यानी कि यहाँ पर ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो पृथ्वी पर इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। पृथ्वी पर जो है इस ऊर्जा का प्रभाव तब ज़्यादा होता है। लेकिन ऊपर की तरफ जब देखते हैं तो इसको बोला जाता है क्या? सोलर मिनिमा। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? सोलर मिनिमा बोलते हैं, ठीक है। इसकी वजह से पृथ्वी का तापमान, पृथ्वी पर प्रभाव ज़्यादा कम पड़ता है, तब पृथ्वी को ऊर्जा कम मिलती है। बात समझ आई? ये आपको समझाना चाह रहे हैं। तो सौर कलंक का प्रोसेस क्या है कि ऐसे चलता है, फिर वापस आता है। इधर भी 5.5 वर्ष और इधर भी कितना? 5.5 वर्ष। तो अपना सौर कलंक जो है एक साइकिल पूरा करने में कितने वर्ष का समय लेता है? तो बताएंगे 11 वर्ष का समय लेता है।
सूर्य के इक्वेटर वाले भाग में सौर कलंक सबसे ज़्यादा बनते हैं। हमने आपको बताया कि 40 डिग्री तक कोण तक ये बनता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव देखा जाता है। तो इस तरीके से आपको ये बातें याद रखनी होंगी। और इसके बाद के मंडल की बात कर लेते हैं अब। इसके बाद क्या आएगा? क्रोमोस्फेयर, जिसको हम क्या कहेंगे? वर्णमंडल कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्णमंडल कहेंगे इसको। देखिएगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से, इसको क्या बोलेंगे? वर्णमंडल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो क्रोमोस्फेयर। ये है क्रोमोस्फेयर, ठीक है। क्रोमोस्फेयर की क्या विशेषता है, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि इनमें क्या विशेषता पाई जाती है। जैसे पृथ्वी के चारों ओर अपना एक वायुमंडल पाया जाता है और उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं उस वातावरण में, वायुमंडल में, ठीक है। तो पृथ्वी का भी अपना एक वायुमंडल है, वातावरण है। वैसे ही सूर्य का भी अपना एक क्या है? वातावरण पाया जाता है, उसका भी अपना एक वायुमंडल है। उसको क्या नाम देते हैं हम लोग? उसको कहते हैं वर्णमंडल, या उसी क्या बोलते हैं? क्रोमोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सूर्य का अपना वातावरण है जिसमें हाइड्रोजन गैस क्या करती है? इसमें घूमती रहती है। क्या करती है? हाइड्रोजन गैस लगातार इसमें घूमती रहती है, और इन्हीं की जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस की लपटें पृथ्वी पर कभी कभी पहुंच आती है, कभी कभी अन्य ग्रहों तक पहुंच जाती हैं। बात समझ आई? यहाँ पर क्या होता है हम लिख करके बता देते हैं। जैसे पृथ्वी का अपना क्या वायुमंडल होता है, ठीक वैसे ही सूर्य का भी क्या अपना वायुमंडल है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ जीवन है, वायुमंडल मतलब वायु, गैसें हैं, यहाँ पर अपना वायुमंडल होता है, जिसे क्या कहते हैं? हम कहेंगे जिसे वर्णमंडल कहा जाता है। क्या कहते हैं? वर्णमंडल कहते हैं। ध्यानपूर्वक समझिए इस बात को। यहाँ पर क्या होता है तो हम बताएंगे, जिसमें हाइड्रोजन गैस घूमती है। कौन? हाइड्रोजन गैस घूमती है, ठीक, ये बातें हैं। और इन्हीं की लपटें, ये हाइड्रोजन गैस जब ऊर्जा उत्पन्न करती है ना, तो इन्हीं की लपटें कहाँ आती हैं? पृथ्वी तथा कभी कभी अन्य ग्रहों पर अपना प्रभाव उत्पन्न करती हैं, है ना। किसके बारे में बात कर रहे हैं इस समय? हम लोग वर्णमंडल के बारे में बात कर रहे हैं। जो प्रभाव उत्पन्न करती हैं, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है सौर ज्वाला। नाम सुने ही होंगे इसका नाम, इसी कहते हैं सौर ज्वाला। तो इस तरीके से आपने जाना क्रोमोस्फेयर, वर्णमंडल के बारे में। एक और मंडल पड़ता है सबसे लास्ट का, जिसे कहा जाता है क्या? देखिएगा कुछ इस तरीके से, लास्ट में ऐसे विभिन्न प्रकार, यहाँ प्रकाश की पतली परतें दिखाई देती हैं, और इसको बोला जाता है क्या? इसको हम लोग बोलते हैं किरीट या कोरोना। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं किरीट या कोरोना। याद रखिएगा, जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण के समय जो एक रिंग टाइप का आपको दिखता है ना, चमकता हुआ भाग चारों तरफ जो दिखता है, एक मुकुट के जैसे दिखता है, उसी को बोलते हैं क्या? सूर्य किरीट, या उसी को बोलते हैं कोरोना। क्या बोलते हैं? कोरोना। तो यही है कोरोना, ठीक है। इसको आप साधारणतः ऐसे नहीं देख पाते हैं, नेक्ड आइज, नंगी आंखों से ऐसे नहीं देखा जा सकता है। जब सूर्य ग्रहण लगता है तभी यह दिखाई देता है। और याद रखिए, किसी भी खगोलविद के लिए सबसे सुनहरा अवसर क्या होता है? जब सूर्य ग्रहण लगता है, क्योंकि तभी वो क्या करता है? इस दुनिया से परे जो दुनिया है उसके बारे में सही जानकारियाँ वो प्राप्त करता है, ठीक है। तो वो तलाशते रहते हैं ऐसे अवसर को कि कब सूर्य ग्रहण लगे और कब वो इस पर रिसर्च करना प्रारंभ करें, क्योंकि बहुत सारे कंक्लूजन उनको मिलते हैं, बहुत सारी जानकारियों तक वो पहुंच पाते हैं। बात समझ आई? तो इस तरीके से आज हम लोगों ने चर्चा किया किसके बारे में? अपने प्यारे सूर्य के बारे में।
पिछले लेक्चर में भी हम सूर्य पर ही बात कर रहे थे। आज देख लीजिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से आपको सारी जानकारियाँ देने का प्रयास किए। ये आपको किसी क्लास में कोई नहीं दे पाएगा, ठीक है, क्योंकि समय लगता है और समय कोई देगा नहीं, है ना। ये सारी जानकारियाँ आपको जो आपके एग्ज़ाम संबंधित है ये सब हम आपको बताते रहेंगे। आज इतना ही रखते हैं, बाकी आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। आपको कैसा लग रहा है लेक्चर, इसके बारे में ज़रूर बताते रहा करें। धन्यवाद।